जनरेटर। लास्ट हमने जो है वो टॉपिक पढ़ा था लेंजेस लॉ। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो सिलेबस में शामिल है वो है एसी जनरेटर का। लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक्स पे देखें तो उसमें दरमियान में 2-3 टॉपिक्स हैं छोटे छोटे से, ये उसके सेल्फ इंडक्शन का, म्यूचुअल इंडक्शन वगैरह का और एनर्जी स्टोर इंडक्टर का। तो आप खुद से रीड कर लीजिएगा उसको थोड़ा सा, क्योंकि वो कोर्स में शामिल नहीं है डायरेक्टली। तो स्टार्ट करते हैं एसी जनरेटर। यूनिट 8 ही चल रहा है और आज हम स्टडी कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें टॉपिक हमारा है एसी जनरेटर। ओके, तो एसी जनरेटर सबसे पहले तो हमें जनरेटर का पता होना चाहिए कि जनरेटर ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो इनपुट होती है ना, वो होती है रोटेशन ऑफ कॉइल नॉर्मली, ठीक है। तो हम कॉइल को रोटेट करते हैं, तो कॉइल के रोटेट होने से हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है उसमें, ठीक है। कॉइल के अंदर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमें आउटपुट में क्या मिलता है, इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट जो है दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इनपुट में रोटेशन ऑफ कॉइल जो है ये मैकेनिकल एनर्जी है, और आउटपुट में हमें क्या मिलता है, इंड्यूस करंट, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल भी अक्सर पूछा जाता है, ये भी एक सिंपल सा एमसीक्यू होता है कि जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो आप लिखेंगे इसमें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कॉन्सेप्ट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला है कि हम एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रोटेट करवाते हैं, जिसकी वजह से कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और अल्टीमेटली उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है पहले। तो डेफिनेटली हमें 2 मैग्नेट पोल चाहिए होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल। नॉर्थ एंड देन साउथ। इसके दरम्यान हम एक कॉइल रख लेते हैं। सारी माइक बंद कर दो सर। माइक्स ऑफ रखिए, वो फिर पिक्चर डिस्टॉर्ट होती रहती है बार बार स्टूडेंट्स के लिए। ये फर्स्ट कॉइल है, इसके साथ ये फर्स्ट रिंग इस तरह का। दूसरी कॉइल है, इसके साथ ये दूसरा रिंग इस तरह से। इसके साथ यहाँ पे एक कार्बन ब्रश लगा देंगे हम यहाँ पे, और इसके साथ कार्बन ब्रश होगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से एक कनेक्शन और यहाँ से एक कनेक्शन। और जो भी चीज हमने जनरेटर से चलानी होती है वो हम इस जगह पे लगा देते हैं। तो मैं इस जगह पे ना एक रेजिस्टर शो कर देता हूँ। तो नॉर्मली बुक्स में ये पंजाब बोर्ड में भी ये शो नहीं किया गया, लेकिन ये कि इसकी जगह पे आप एक रेजिस्टर शो कर सकते हैं। यानी कि रेजिस्टर को यहाँ पे आप क्या बिहेव करेंगे, एज अ लोड, कि आप जो भी चीज ऑपरेट करना चाहते हैं जनरेटर के थ्रू वो आप इस जगह पे लगाते होते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे हमारे पास क्या होता है, एक शैफ्ट लगाया जाता है, जिस शैफ्ट के थ्रू हम जनरेटर की कॉइल को रोटेट कर सकते हैं। शैफ्ट रॉड को कहा जाता है। ये इसका क्या है, सेंट्रल एक्सिस हो गया। इस एक्सिस के गिर्द ये कॉइल रोटेट कर सकती है। अब ये हमारे पास कार्बन ब्रश है सपोज बी, और ये कार्बन ब्रश है बी प्राइम। ये हमारे पास सपोज रिंग है आर, और ये वाला रिंग है आर प्राइम। तो हमारे पास यहाँ पे बी एंड बी प्राइम जो हैं, दीज आर द कार्बन ब्रशेस। और ये नॉर्मली किस चीज के बने होते हैं, ये ग्रेफाइट के बने होते हैं। कार्बन की कौन सी फॉर्म होती है इसमें, ग्रेफाइट।
और R एंड R प्राइम जो है यहाँ पे, ये दो क्या हैं, टू स्लिप रिंग्स। क्योंकि आगे चल के डीसी जनरेटर का जो टॉपिक होता है उसमें स्प्लिट रिंग होता है, एक ही रिंग के दो पार्ट की होते हैं। यहाँ पे दो कंप्लीट रिंग्स होते हैं, इसलिए हम कहते हैं टू स्लिप रिंग्स। अब देखें एक बात कि यहां से नॉर्थ से साउथ साइड पे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होता है ऐसे, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जब हम कॉइल को सपोज रोटेट करते हैं इस तरह से, सपोज दिस इज द एंगुलर रोटेशन, ठीक है, ऐसे रोटेट किया तो ये साइड इनवर्ट जा रही होगी और ये साइड आउटवर्ड आ रही होगी, ठीक है। ये साइड इनवर्ट जा रही होगी, इसका मतलब है इस साइड की वेलोसिटी इनवर्ट होगी और इस साइड की जो वेलोसिटी होगी वो आउटवर्ड होगी, यानी कि ये वाली साइड इनवर्ट जा रही होगी और ये वाली साइड आउटवर्ड आ रही होगी, ठीक है बेटा। तो आप देखेंगे जब इस कॉइल को इस टाइम पे देखें तो इसमें से कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम कॉइल को रोटेट करेंगे ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे, तो ये जब कॉइल इस पोजीशन में पहुंचेगी तो इसमें फ्लक्स मैक्सिमम पास कर रहा होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता फ्लक्स जब चेंज हो रहा है, तो जब चेंज इन फ्लक्स किसी लूप में से हो रहा हो तो आप जानते हैं वहां पे पहले ईएमएफ इंड्यूस होती है और उसके बाद करंट इंड्यूस होता है। मेन कॉन्सेप्ट फिर से वही बता रहा हूँ कि इस फ्लक्स के चेंज की वजह से, रोटेशन की वजह से फ्लक्स चेंज होता है और ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता है। एक बात याद रखें कि ये कार्बन ब्रश क्या होते हैं, ये करंट लीड्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं एक्सटर्नल सर्किट में, जिस चीज को भी आप ऑपरेट करें। लोड से क्या मुराद होता है बेटा? लोड से हर वो चीज मुराद होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करती है। तो ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं दैट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल घरों में जो पंखे हम इस्तेमाल करते हैं, मोटर इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, एसी होते हैं, ये तमाम की तमाम चीजें क्या हैं, दीज आर द लोड्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, ठीक है बेटा। तो हम जो भी चीज चलाना चाहते हैं सपोज वो यहाँ पे लगा देंगे। अब जब फ्लक्स इसमें चेंज होगा तो ये साइड V इस इनवर्ड और ये साइड आउटवर्ड। सपोज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है, तो इनके दरमियान वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल एग्जिस्ट कर रहा होगा थीटा। मैं फिर से शो कर देता हूँ, वेलोसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल एग्जिस्ट कर रहा होगा दैट एंगल इज थीटा। अब पंजाब बोर्ड में इसको एक और अंदाज से समझाया गया है, जबकि फेडरल बोर्ड में एक और अंदाज से समझाया गया है। तो इन आइदर केस जो भी है, जो ईएमएफ का आंसर आता है वो क्या आता है? ईएमएफ का आंसर हमारे पास आता है n ओमेगा a b साइन ऑफ थीटा, या थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? ओमेगा टी। तो ईएमएफ का फॉर्मूला बन जाता है n ओमेगा a b साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो जो मर्जी बुक से आप देख लें, फार्मूला पे कोई चेंज नहीं है, डेरिवेशन का मेथड थोड़ा सा चेंज है। तो डेरिवेशंस मैं नहीं करवा रहा यहाँ पे, वो थोड़ा टाइम कंज्यूम कर जाएंगी। तो अगर आपके पास थीटा की वैल्यू सपोज 0 डिग्री है, थीटा किसके दरमियान है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान होता है यहाँ पे। अगर थीटा की वैल्यू 0 है सपोज, तो ईएमएफ का आंसर डेफिनेटली कितना हो जाएगा? 0। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो ईएमएफ का आंसर कितना हो जाएगा? वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो कि क्या लिखा जाएगा? n ओमेगा a b। तो ये इस टाइम पे क्या आंसर है? दिस इज द मैक्सिमम आंसर, ठीक है बेटा। तो अगर हम यहीं पे करंट की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, याद रखिए पहले ईएमएफ इंड्यूस होती है और उसके बाद करंट आता है, तो वो क्या होगा? I इज इक्वल टू E ओवर R। ये बन जाएगा हमारे पास। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज कर लूं जैसे टेक्स्ट बुक में किया हुआ है, इसको E को यूं में लिखा जा सकता है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो n ओमेगा a b है, इस फैक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? इस फैक्टर को हमने E नॉट अभी प्रूव किया है, तो इसलिए हमने इस पूरे फैक्टर की जगह पे क्या लिख दिया है? E नॉट लिख दिया है, ठीक है। तो अब आप इसको मजीद क्या लिख सकते हैं? E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, या इसी को आप लिख सकते हैं E नॉट साइन ऑफ 2 पाई f इंटू टी। तो डेटा जिस अकॉर्डिंग दिया हो आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ईएमएफ के ये तीनों फॉर्मूलाज ठीक है। इसी तरह करंट की वैल्यू क्या बन सकती है? I इज इक्वल टू E ओवर R। तो ईएमएफ की वैल्यू सपोज क्या है? E नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय R।
तो अगर E ओवर R की वैल्यू I है तो E नॉट ओवर R, जो E नॉट है वो मैक्सिमम या पीक EMF है। तो इसको अगर आप R से डिवाइड करेंगे तो ये चीज क्या बन जाएगी, दिस विल बिकम I नॉट। ये पूरा फैक्टर क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम मैक्सिमम करंट I नॉट और साथ में साइन ऑफ थीटा। अब आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ थीटा की जगह पे ओमेगा टी, या साइन I नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी लिख सकते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं वेयर I नॉट एंड V नॉट आर पीक वैल्यूज ऑफ करंट, ऑफ इंड्यूस्ड करंट कहना चाहिए, इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो ग्राफ समझाया जाता है, ग्राफ कैसा बनता है, वो कैसा होता है वो देख लें जरा। चाहे करंट की फॉर्म में बना लें, चाहे आप ईएमएफ की फॉर्म में बना लें। अब दो तरह से बनाया जा सकता है, एक थीटा की सेंस में और एक टाइम की सेंस में। मैं दोनों ग्राफ्स बना देता हूं। वैसे ये ग्राफ तो आप फर्स्ट ईयर में भी हम ऐसे देख चुके हैं ऑसिलेशंस के चैप्टर में। तो अगर हम करंट के लिहाज से बनाए तो ग्राफ करंट का भी साइनोसाइडल है, ईएमएफ का भी साइनोसाइडल है। ये ग्राफ इस तरह से होगा। अगर मैं यहाँ पे थीटा रखता हूं तो 0 90 डिग्री जिसको हम पाई बाय 2 कहते हैं, 180 डिग्री जिसको हम पाई कहते हैं, 270 डिग्री जिसको हम 3 पाई बाय 2 कहते हैं, और 360 डिग्री जिसको हम 2 पाई भी कहते हैं। तो इस जगह पे करंट कितना होगा, मैक्सिमम आई नॉट, ये पाई बाय 2 की बात हो रही है। 0 डिग्री पे, पाई पे और 2 पाई पे, इन सब जगहों पे करंट की वैल्यू आप पुट कर लें। बेशक यहाँ पे 0 डिग्री पुट करें, 180 डिग्री पुट करें, 360 पुट करें, तो साइन का आंसर 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट के आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 0। लेकिन जब आप पाई बाय 2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस आई नॉट ऊपर की तरफ। और जब आप 3 पाई बाय 2 पुट करें तो ग्राफ नीचे की तरफ मैक्सिमम पीक शो करेगा इस तरह से, और ये वैल्यू क्या होगी, दिस इज माइनस आई नॉट। तो एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, इसी को आप कह सकते हैं 0, पाई या 2 पाई रेडियन। इन सब एंगल्स पे करंट की वैल्यूज भी 0 होगी और ईएमएफ की वैल्यूज भी क्या होगी, वो 0 होगी। ठीक है। और एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर आप पाई बाय 2 भी कह सकते हैं, करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी आई नॉट और ईएमएफ की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी ई नॉट। और अगर एट थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री कहा जाए, या इसी को आप 3 पाई बाय 2 कहते हैं, तो इस केस में जो करंट की वैल्यू है वो होगी माइनस आई नॉट और ईएमएफ की वैल्यू होगी माइनस ई नॉट। ठीक है बेटा। अब यही ग्राफ टाइम के लिहाज से भी पूछा जाता होता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू करते हैं। Which graph correctly relates magnetic flux phi in coil of AC and induced EMF E with time t अल्फा। यहां पे टाइम है, so this is EMF and this is phi. Beta this is EMF and this is phi. Charlie,
this is EMF, and this is phi. Delta this is EMF and this is phi. तो बेटा मैंने कर्व्स के साथ उनके नाम भी लिख दिए विद टाइम, इन सब एक्सिस पे टाइम होगा। जी बेटा आपके माइक्स ऑन है। सर चार्ली चार्ली सर चार्ली ओके, डेल्टा ठीक है। चलें डिस्कस करते हैं इसको। देखिए बेटा एक चीज यहाँ पे समझानी है, पहले मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ, फिर आप ग्राफ खुद ही समझ जाएंगे। शुरू में क्या होता है, जो हम एंगल 0 मानते हैं ना, वो किस एंगल को मानते हैं? सपोज हमारे पास ये एक कॉइल है, ये एक पेज है जैसे, ठीक है, ये एक पेज समझे, ये दिस इज अ कॉइल, ठीक है। तो कॉइल जब इस सिचुएशन में होती है ना, इस जगह पे ऐसे ऐसे नहीं, ये अभी तो इस टाइम ऐसे है ना, जब कॉइल इस पोजीशन में होगी ऐसे, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें परपेंडिकुलर होगा, लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास ये वेलोसिटी वेक्टर है, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है, ठीक है बेटा। तो इस टाइम पे शुरू में EMF 0 होती है इस जगह पे, क्योंकि इस जगह पे एंगल कितना है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है, वेलोसिटी भी इसी तरफ है, इस तरह ये वेलोसिटी वेक्टर, ये मार्कर, तो एंगल 0 है, तो इस टाइम पे EMF 0। लेकिन इस टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें कितना पास कर रहा है, मैक्सिमम। इसका मतलब है जब मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा था तो EMF तो 0 है यहाँ पे, लेकिन जब आपके पास इसको रोटेट करते 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 आप इसको यहाँ पे ले जाते हैं, तो अब एंगल कितना हो गया, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो चुका है, वो तो 0 हो चुका है इसमें से। तो फिर ये क्या बात हुई बच्चों, ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे EMF फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करती है, चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करती है। जब शुरू में फ्लक्स मैक्सिमम पास कर रहा था कॉइल में से, EMF अलग 0 था उस टाइम, क्योंकि उसमें चेंज नहीं आ रहा था। जब कॉइल रोटेट होना शुरू हुई, चेंज होती गई, यहाँ पे आते हुए चेंज मैक्सिमम आ चुका है, इस जगह तक आते हुए। तो इस जगह पे EMF क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। तो इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि जब फ्लक्स मैक्सिमम है तो उस टाइम पे EMF कितनी है, 0 है। लेकिन जैसे सिर्फ फ्लक्स कम होते होते 0 पे आ गया, उस टाइम पे EMF बढ़ते बढ़ते कहाँ पे जा चुकी है, मैक्सिमम पे जा चुकी है। इसी तरह फ्लक्स नेगेटिव साइड पे जा रहा है तो EMF उस टाइम पे क्या आ रही है, वो फिर से 0 पे आ चुकी है, एंड ये प्रोसेस चलता जाता है। तो आप इसी फॉर्मूला को यूं भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि मैथमेटिक्स वालों के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इजी होगा। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, मेन पॉइंट, कि EMF फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करती है, EMF चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करती है। तो जहां पे फ्लक्स मैक्सिमम है वहां पे चेंज नहीं आ रहा है, चेंज ऐसे आना शुरू हुआ है, जब ऐसे कॉइल पहुंची है तो वहां पे जाके EMF मैक्सिमम होती है। एक और चीज यहां पे बतानी है कि स्लोप ऑफ फ्लक्स टाइम, MCQ, slope of flux time graph is equal to force, EMF, मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हमारे पास जो है वो पावर लगा लीजिए। तो करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, बीटा शुड बी राइट आंसर, बीटा सर बीटा। तो स्लोप अगर आप ड्रॉ करें तो स्लोप हमारे पास क्या बनती है, y एक्सिस पे फ्लक्स और x एक्सिस पे टाइम, तो फ्लक्स ओवर टाइम डेफिनेटली किसके इक्वल आ जाता है, EMF बाय फैराडेज लॉ। इसी तरह दूसरा एक और MCQ भी पूछा जाता है, वो होता है एरिया अंडर EMF एंड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू व्हाट। इसके ऑप्शन में आप रख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऑप्शन में आप रख लेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके ऑप्शन में आप रख लेंगे फोर्स, और डेल्टा में आप रख लीजिए एनर्जी। तो करेक्ट आंसर शुड बी फ्लक्स सर।
मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो इसलिए हाथ से आपको याद रखना है। समटाइम्स आपको एरिया के थ्रू फ्लक्स फाइंड करने का कह सकते हैं, और समटाइम्स आपको स्लोप के थ्रू ईएमएफ फाइंड करने का भी कहा जा सकता है विद दैट ग्राफ एंड डेटा। ठीक है बेटा। अच्छा, एक एमसीक्यू और करते हैं। इन पाकिस्तान, direction of AC changes dash times in 3 seconds. 300, 150, 75 या फिर 600। इन पाकिस्तान, चार्ली में आप 75 रखें और डेल्टा में आप 600 रख लीजिए। इन पाकिस्तान, डायरेक्शन ऑफ AC changes dash times in 3 seconds. जी बेटा, आपके माइक्स ऑन है। 300 बीटा सर बीटा अल्फा सर। अल्फा या बीटा, ओके फिर आया। ये चले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा, एक बात तो पहले समझनी है कि पहले तो एसी एक साइकिल में कितनी दफा अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है। तो अगर एसी देखो ना, यहां से अभी तक ऊपर ही यहाँ पे जाकर 180 डिग्री पे या पाई पे जाकर अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर रिवर्स हुई, तो एक साइकिल में एक दफा डायरेक्शन रिवर्स होती है। तो हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट सा, कि AC reverses its direction once in a cycle. अब पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है, क्योंकि आपको डाटा में फ्रीक्वेंसी ऑफ पाकिस्तान बताई तो नहीं गई, ये अंडरस्टूड है कि पाकिस्तान में जो AC की फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है वो कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ठीक है जी, पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो कितनी होती है, दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का क्या मतलब होता है कि एक सेकंड में 50 साइकिल्स पास करेंगे, 50 वेव्स पास करेंगी। तो इसका मतलब है एक सेकंड में 50 वेव्स अगर पास कर रही हैं, तो अगर एक वेव हो तो एक दफा डायरेक्शन चेंज होती है, तो 50 वेव्स में कितनी दफा डायरेक्शन चेंज होगी, 50 टाइम्स। तो 3 सेकंड्स में फिर कितनी हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। तो 3 सेकंड में फिर कितना हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 150। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 150। सो बीटा इज द राइट आंसर। अब यहीं पे अगर आपसे पूछा जाता कि इन 3 सेकंड्स AC रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो अब आप आंसर क्या देते, अब आपका आंसर चेंज हो जाता। वो क्या, अब एक सेकंड में वो या एक साइकिल में कितनी दफा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को जाता है, मैक्सिमम वैल्यू एक दफा पॉजिटिव आती है और एक दफा नेगेटिव आती है, तो 2 टाइम्स वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है। तो वंस इन अ साइकिल। और दूसरा आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा सेंटेंस, एंड 2 टाइम्स इट्स पीक वैल्यू इन अ साइकिल। एक साइकिल में 2 टाइम अपनी पीक वैल्यू पे जाता है। तो अब वो पीक वैल्यू पे अगर एक साइकिल में वो 2 टाइम्स जा रहा है, तो 50 साइकिल्स में कितनी दफा पीक वैल्यू पे जाएगा, 50 into 200, तो फिर 3 सेकंड्स में कितना हो जाएगा, वो 300 हो जाएगा। तो पीक वैल्यू अगर कही जाए तो वो 300 का आंसर ठीक है, और अगर आपसे डायरेक्शन रिवर्स की बात की जाए तो वो क्या होगा, दैट शुड बी 150, यानी कि बीटा। इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। जी बेटा, आपके माइक ऑन है। सर ये ग्राफ रिपीट कर दे। ये वाला ग्राफ सर ये भी जो पहले आपने लिखा है ना, नीचे नीचे, ये सही है।
बेटा देखो ईएमएफ का या करंट का जो ग्राफ है ना वो साइन ग्राफ पे डिपेंड करता है, और साइन का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है। मैं बड़ा इजी आपको समझा देता हूँ, गौर से देखो। जो करंट का ग्राफ है ना वो है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा, और ये साइन का ग्राफ हमेशा यहां से स्टार्ट होता है ऐसा, ये साइनोसाइडल ग्राफ है। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स का ग्राफ होता है वो होता है BA cos थीटा। और ये जो ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होता है ना, जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? मैक्सिमम से, तो ये कॉस का ग्राफ होता है। तो फ्लक्स का ग्राफ को साइन होता है, यानी कि यहां से स्टार्ट होता है मैक्सिमम से और फिर जीरो पे आता है फिर। जबकि करंट या ईएमएफ का जो ग्राफ होता है वो साइन ग्राफ होता है, ईएमएफ का भी सेम वैसे ही है। तो वो ग्राफ ऐसा करके बनेगा साइनोसाइडल। तो बड़ी क्लियर शेप है, साइनोसाइडल ग्राफ होगा आई का या ईएमएफ का, और कोसाइन ग्राफ होगा हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक हो गया? एक ये भी बड़ी इजी अप्रोच है। अदरवाइज मैंने आपको फिजिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाया था कि जब फ्लक्स मैक्सिमम था कॉइल में तो उस टाइम पे ईएमएफ नहीं थी, जब फ्लक्स जीरो हो गया था, चेंज इन फ्लक्स मैक्सिमम था, तो उस वजह से हमारे पास क्या है, ईएमएफ मैक्सिमम हो गई थी। सर मतलब जिन जिन फार्मूलाज में कॉस आएगा उनका ग्राफ वहीं से मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा ना? ये बेटा जनरल ग्राफ समझ लो हमेशा के लिए। जो साइन का ग्राफ होता है वो ये ग्राफ होता है ऐसा, दिस इज कॉल्ड y इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसा ग्राफ। अगर कभी ऐसा ग्राफ बना हो तो ये क्या होता है, y इज इक्वल टू कॉस थीटा। और अगर कभी ऐसा ग्राफ एग्जिस्ट करता हो इस तरह करके और फिर ऐसे करके, तो ये ग्राफ किसका होता है, y इज इक्वल टू टेन थीटा का। लेकिन आपके बुक में टेन थीटा का तो ग्राफ ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं है, नॉर्मली साइन के या कॉस के ग्राफ्स हैं। तो ये पैटर्न्स होते हैं साइन और कॉस के। अब जो भी क्वांटिटी साइन फार्मूला उसमें एग्जिस्ट करता है तो वो ग्राफ ऐसा बनेगा, और जिस भी फार्मूला में कॉस आता है वो ग्राफ ऐसे स्टार्ट हुआ करेगा। ये आप जनरल बात याद रख लीजिए। ठीक है बेटा? जी बेटा, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट कुछ और एक दो पॉइंट्स डिस्कस कर लें इस टॉपिक से। अच्छा, हम यहाँ पे ना एक टर्म यूज करते हैं आर्मेचर। तो आर्मेचर हमारे पास क्या होती है, अभी हमने ये जो कॉइल रोटेट की थी मैग्नेट्स के दरमियान में, इसको ना एक आयरन के सिलेंडर के ऊपर बाउंड किया होता है, आयरन की बॉडी के ऊपर, या कोर कह देते हैं उसको। तो आर्मेचर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल एंड आयरन कोर। इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं, दिस इज द आर्मेचर। और नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, इसको हम रोटर भी कह देते होते हैं। रोटर क्या है, दिस इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ एसी जनरेटर। अच्छा, और इसमें एक टर्म यूज की जाती है, चलिए एक एमसीक्यू करते हैं। Which device is an example of dynamically induced EMF? ये फेडरल बोर्ड की बुक से एमसीक्यू बन रहा है। ट्रांसफार्मर, बीटा में जनरेटर, चार्ली CRO, डेल्टा में आप रखेंगे मोटर। मोटर को भी अपना ही रखें यहाँ पे, तो चलिए डायोड रख लेते हैं। चलिए, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है इसको समझ लेते हैं पहले। हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती है, एक होती है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक होती है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। जरा देखिए, जो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है ना, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें जो हमारी कॉइल होती है या जो कंडक्टर होता है ये रेस्ट पे होता है, और जो फील्ड होती है वो मूव कर सकती है। फील्ड या मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही होगी। जबकि डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता है, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें क्या होता है, जो हमारा कॉइल होता है वो मूव कर रहा होता है और जो फील्ड होती है वो रेस्ट पे होती है।
अब जैसे कि देखिए हमारे इस केस में आपने देखा होगा हमने कॉइल को रोटेट करवाया था ऐसे 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 ऐसे, लेकिन मैग्नेट्स फिक्स थे वहीं पे फिक्स थे और उनका फील्ड भी फिक्स था, वो नहीं चेंज हो रहा था। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉइल अगर मूव करे तो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और अगर कॉइल रेस्ट पे हो, अगर कॉइल रेस्ट पे हो हम उसके गिर्द मैग्नेट्स को मूव करवाते रहे तो बात तो वही है, फ्लक्स तो चेंज हो रहा है फिर से। अगर मैग्नेट मूव कर रहा है कॉइल के गिर्द तो मैग्नेटिक फील्ड तो फिर चेंज हो रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स तो फिर चेंज हो रहा है उसके अंदर से, कॉइल के अंदर से, तो फ्लक्स तो चेंज होना शर्त है, तो ईएमएफ तो फिर इंड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब है कॉइल को फिक्स रख के मैग्नेट मूव करा के भी ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है, या मैग्नेट्स को फिक्स रख के कॉइल को मूव कराने से भी फ्लक्स चेंज करवाकर ईएमएफ इंड्यूस करवाई जा सकती है। तो अगर कॉइल रेस्ट पे हो तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और अगर कॉइल मूव करे तो वो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर कौन सा होता है, दैट इज जनरेटर। और ट्रांसफार्मर हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफार्मर आगे हम पढ़ेंगे, ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज द स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ पे होती है, उसमें क्या होती है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हमारे पास ट्रांसफार्मर में क्या होती है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जनरेटर में क्या होती है, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा, एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट मैंने आपको शेयर करना है, अब इसकी जरूरत मुझे लग रहा है या नहीं है, लेकिन चलिए मैं शेयर कर लेता हूँ। एक एमसीक्यू करते हैं। डायग्राम दोबारा बना देता हूं मैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये टफ एमसीक्यू, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ओके, ये एक्सियल रोटेशन है, दिस इज द रोटेशन, एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज साइड ए बी सी डी, ठीक है जी। तो पहले सिंपल एमसीक्यू, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट inside A, B and C, D is A, B, C, D ऑप्शन। इधर हम A, B रख लेते हैं, इधर हम C, D रख लेते हैं। अप डाउन डाउन अप 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 डाउन डाउन। जी बेटा, बीटा बीटा सर। एक बात तो क्लियर है, अल्फा बीटा ही हो सकता है। यस सर, बीटा। बीटा ओके, सर अल्फा। अल्फा ओके। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको इंड्यूस करंट समझाऊं, फिर आगे चलेंगे इसके बाद। देखिए एक बात तो क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है ऐसे। अब ये साइड जो ए बी साइड है ना, ये इन्वर्ट जाएगी। ए बी साइड क्या करेगी, ये इन्वर्ट जाएगी, और सी डी साइड क्या आ रही होगी, वो बाहर आ रही होगी। इसका मतलब ये साइड इन्वर्ट जा रही है ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बाद एंगल थीटा है सपोज। अब होता पता है क्या, इंड्यूस करंट का कैसे पता चलता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, तो आपने ना क्या करना होता है, यहाँ पे एक चार्ज एज्यूम कर लेना होता है। क्या एज्यूम कर लेना है, कोई भी चार्ज एज्यूम कर लेना है, ठीक है। तो चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, चार्ज उस तरफ मूव करेगा, और फ्लो ऑफ चार्जेस करंट कहलाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई बैटरी तो है नहीं जो आपको पता चले कि कौन सा पॉजिटिव साइड है कौन सी नेगेटिव है। तो आपने मोशनल ईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो फिर से देखें, चार्ज पे लगने वाली फोर्स देखें कहां पे है, तो ये हमारे पास राइट हैंड रूल से ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होगा, ये वेलोसिटी होगी, क्योंकि चार्ज पे लगने वाली फोर्स में हम से वेलोसिटी बताते हैं, और फोर्स हमें पता चलेगी पाम से। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, वेलोसिटी इनवर्ड है इस टाइम, देखो ना ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इस टाइम पे इनवर्ड है, तो इस टाइम इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी ना, वो होगी डाउनवर्ड, ठीक है जी। इसकी फोर्स क्या होगी, दैट इज डाउनवर्ड।
तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी चार्ज पे, चार्ज उसी तरफ मूव करेगा, तो इसका मतलब है इसी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब इस साइड पे एक चार्ज एज्यूम कर लें, तो अब आप देखिए इस साइड पे जब ये साइड इनवर्ट जा रही है तो ये साइड बाहर आ रही होती है रोटेशन की वजह से। इस रोटेशन, अगर मैं रोटेशन ऑपोजिट कर देता तो आपने उसके लिहाज से करना था। तो इस टाइम पे ये साइड बाहर आ रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, दैट इज आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ है ऐसे। अब देखते हैं फोर्स किस तरफ बनती है चार्ज पे। देखिए जी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है जबकि वेलोसिटी आउटवर्ड है, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड उसी तरफ, वेलोसिटी इज आउटवर्ड, तो फोर्स बन रही है ऊपर की तरफ। तो फोर्स अगर ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब है जो करंट होगा वो भी क्या होगा, इसमें करंट भी अपवर्ड होगा। तो इसका मतलब है ए बी साइड पे डाउन और जो सी डी साइड है उस पे अपवर्ड। सो बीटा इज द राइट आंसर। ठीक है, एक और एमसीक्यू करते हैं। क्योंकि ये इंड्यूस करंट है बैटरी का, तो आपको टर्मिनल्स पता ही नहीं होंगे कि पॉजिटिव कौन सा और नेगेटिव कौन सा है, तो आपने चार्ज पे लगने वाली फोर्स के थ्रू बताना होता है कि करंट क्लॉकवाइज होगा। फिर आप फर्दर ये भी बता सकते हैं क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज भी है। एक और एमसीक्यू करते हैं। सेम इसी तरह से मैग्नेट्स बनाते हैं हम, या चले मैं मैग्नेट बनाते ही नहीं हूं, मैं कॉइल के थ्रू बताता हूं। सिंपल कॉइल बनाते हैं। अच्छा जी, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। इससे आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि मैग्नेट्स कहां कहां पे पड़े हुए हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको हमने रोटेशन देनी है ऐसे। ठीक है जी, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज साइड ए बी सी डी। तो अब एमसीक्यू है द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस on side A, B and CD due to induced current. Due to induced current will be. टेबल बना लेते हैं फिर से एक। A, B, C, D, अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा जी। ए बी में आउटवर्ड और ये इनवर्ड, ये इनवर्ड ये आउटवर्ड, और इसमें क्या होगा, इन इन आउट एंड आउट। अब मैंने एक और चीज पूछी आपसे, करंट नहीं पूछा, मैंने आपसे एक और चीज पूछी है, मैंने आपसे फोर्सेस पूछी हैं कि अल्फा सर। अच्छा अल्फा सर अल्फा आउट एंड इन। ओके, मैंने इस दफा आपसे पूछा था डायरेक्शन ऑफ द अल्फा। फोर्सेस ऑन द साइड ए बी एंड सी डी ड्यू टू इंड्यूस करंट। ठीक है, उसकी वजह से देखें। अब इसको जरा समझते हैं। अब पिछला पॉइंट भी यूज करना और अगला एक और पॉइंट भी यूज करना है, दो चीजें। मैं पहले ये एमसीक्यू पूछना चाहता था लेकिन वो आपको समझ नहीं आना था अनलेस आपको ये कॉन्सेप्ट देखना होगा। अब पहले तो देखिए इंड्यूस करंट किधर होना चाहिए। अगर मैंने रोटेशन इस तरफ कर दिया उसके ऑपोजिट, तो इसका मतलब है इस साइड पे करंट किधर होगा, नीचे होगा। इस साइड पे करंट किधर आ जाएगा, नीचे। वो मैंने समझाया, उसी के ऑपोजिट कर रहा हूं। और इस साइड पे करंट क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, इंड्यूस करंट। कोई बैटरी तो लगी नहीं हुई यहाँ पे, तो इंड्यूस करंट क्या होगा, दैट इज अपवर्ड। ओके, अब इस इंड्यूस करंट की वजह से इन कंडक्टर्स पे फोर्स लगनी है, और उन कंडक्टर्स पे जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो होगा F = I L B sin थीटा वाला। ये तो था चार्ज पे लगने वाली फोर्स जिससे करंट पता चला। करंट फाइंड करना हो तो चार्ज पे लगा के देखनी है फोर्स। कौन सा फॉर्मूला लगाया था यहाँ पे, F = QVB sin थीटा वाला। ठीक है बेटा, जब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है तो चार्ज पे फोर्स देखनी है। अब हम देखने जा रहे हैं कंडक्टर्स पे फोर्स कौन सी है। ठीक है जी, तो वो साइड ए बी और सी डी में हमने चार्ज चूज किया था वहां पे। अब ये करंट इंड्यूस हमें पता चल गया। ओके, अब आप लगाओ इस पे राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल, जो भी आपको इजी लगता है, लेकिन कंडक्टर वाला रूल। अकॉर्डिंग टू दैट कंडक्टर के लिए हमने थंब के लिए करंट का यूज करना होता है। ठीक है, तो इस पे बता रहा हूं पहले, इस साइड पे ए बी पे मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ, करंट इज अपवर्ड। देख लें, करंट इज अपवर्ड, सो फोर्स विल बी इनवर्ड, फोर्स विल बी समवेयर इनवर्ड, फोर्स इनवर्ड बन रही है।
इसके लिए देखें, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ, करंट इज डाउनवर्ड, तो फोर्स किधर आ रही है? आउटवर्ड, तो फोर्स विल बी आउटवर्ड, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज अल्फा। अब इसका फोर्स का रिजल्ट क्या होगा? ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि फोर्सेस का। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? जिस कंडक्टर को हमने मूव करवाया ना ऐसे, ये रोटेशन क्या है? दिस इज क्लॉकवाइज सपोज, तो इस पे दो फोर्सेस इंड्यूस करंट की वजह से लगना शुरू हुई, जो उसको क्या कर रही हैं? ऑपोजिट मूव करा रही हैं। तो अगर आप देखो हमारे पास यहां पे इस डायरेक्शन में एक काउंटर टार्क प्रोड्यूस हो गई है। ये दो फोर्सेस जो हैं ये क्या प्रोड्यूस कर देंगी? एक काउंटर रोटेशन। अगर हमने रोटेशन इसको ऐसे दी है तो ये दो फोर्सेस, इसको देखो, ये इधर से बाहर निकलेगी और ये अंदर ऐसे करके इसको रोटेट करा रही होगी, तो ये इसको क्या प्रोड्यूस कर देगी? काउंटर टार्क। और ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंग रूल अप्लाई हुआ है? ये अकॉर्डिंग टू द लेंज़ लॉ हुआ है कि यहाँ पे जो फ्लक्स का चेंज था कॉइल में, वो किस वजह से आया था? वो इस रोटेशन की वजह से आया था, कॉज ये थी। तो इंड्यूस करंट ने भी उसको क्या किया? अपोज किया। उसने अपनी दो फोर्सेस प्रोड्यूस की, जिसकी वजह से उसने एक काउंटर टार्क प्रोड्यूस कर दी, जो कि हमारी ओरिजिनल टार्क के ऑपोजिट है। तो ये क्या है? दिस इज अगेन डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हमने अगर उसको रोटेशन दी थी तो वो खुद ब खुद आगे रोटेट ही नहीं होती गई, उसको अपोजिंग टार्क भी उसको रोक रही है। जब हम रोटेशन देना, इनपुट देना छोड़ देंगे तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा? वो भी खत्म हो जाएगा। तो अब आप कहेंगे सर यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे अप्लाई हो रहा है? उसकी वजह देखें कि हमने जब कॉइल को रोटेशन दी है तो हमने कौन सी एनर्जी दी है उसको? मैकेनिकल एनर्जी। अब आपके ज़हन में अक्सर ये क्वेश्चन आता होगा कि सर हम तो सिर्फ फ्लक्स चेंज करते हैं, फ्लक्स चेंज करने से करंट कैसे आ जाता है? करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम जब रोटेशन देते हैं या मूवमेंट कराते हैं किसी कंडक्टर की, तो मेनली क्या हो रहा होता है? मेनली हम उसकी मैकेनिकल एनर्जी उसको दे रहे होते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो रोटेशन है ये मैकेनिकल एनर्जी है, तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी में कन्वर्ट हो रही है, खुद से एनर्जी क्रिएट नहीं हुई, ना ही कोई डिस्ट्रॉय हुई है। ठीक है बेटा? इसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रांसफार्मर, ताकि इसी को आगे फिर हम लेकर चलें। ठीक है? जी बेटा। सर ये बीटा करेक्ट है कि अल्फा? ये साइड पे जो करंट आ रहा है ना, करंट डाउनवर्ड था, तो ये साइड आउटवर्ड आ रही है ना फोर्सेस की। तो ए बी में सॉरी सर आपने उल्टा लिख दिया शायद। वो सॉरी, मैंने मार्क सही किया, इधर गलत लिख दिया। ठीक है जी, ए बी में इनवर्ड है और इसमें आउटवर्ड है। सॉरी, आज मेरे सारे ऑप्शन, आज मेरे सारे क्वेश्चंस का ऑप्शन बीटा था। जी जी सर मैं एक क्वेश्चन था कि इसमें ऊपर और नीचे के जा रहा है, और इसमें ओमेगा वाला आपने क्या बताया? ये दो चीजें, तीन चीजें बता दो दोबारा। ये वाला इसकी सेकंड एमसीक्यू का। हाँ, एक इसका ओमेगा वाला, और इसमें जो करंट ऊपर डाउन, ऊपर वाली मोशन लग रही है, नीचे डाउन। वो तो उसी से करंट तो उसी से पता चलेगा ना। देखो, जब हमने इसको रोटेशन ऐसे दी है, ठीक है, जब रोटेशन ऐसे दी है, तो पहले मैं इसी के लिहाज से बता देता हूँ। मैंने जब रोटेशन ऐसे दी थी तो इधर चार्ज पे फोर्स किधर लगी थी? डाउनवर्ड। मैं एक साइड बता देता हूँ, दूसरा आप खुद समझ लेना। चार्ज एज्यूम करना है जब करंट बताना है, फोर्स की बात नहीं कर रहा, चार्ज की, करंट की बात कर रहे हैं। इधर चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में? करंट उधर ही होगा जी। मैग्नेटिक फील्ड उधर, चार्ज किधर जा रहा है? इनवर्ट जा रहा है ना। ये साइड पूरी इनवर्ट जा रही थी, तो चार्ज भी उसी तरफ जा रहा है, तो चार्ज की वेलोसिटी इनवर्ट है, तो वेलोसिटी की तरफ हम रखेंगे। तो फोर्स किधर आ रही है? नीचे। तो फोर्स नीचे आ रही है तो करंट भी नीचे होगा इस साइड पे, और इस साइड पे ऊपर हो जाएगा। अब इधर जब रोटेशन दी है तो चार्ज पे फोर्स, ये साइड रोटेशन देने का मतलब है ये साइड इनवर्ट मूव करा रहे हैं आप, ये वाली साइड इनवर्ट जा रही होगी और ये साइड आउटवर्ड आ रही होगी। तो इसका मतलब है कि जब इनवर्ट जा रही है तो आप इधर रूल लगाओगे ऐसे। इनवर्ट वेलोसिटी के लिए आपने थंब को अंदर रखना है, मैग्नेटिक फील्ड उसी तरफ है, तो फोर्स किधर लग रही है? चार्ज पे, नीचे की तरफ। तो ये तो हो गया करंट, ये हो गया चार्ज पे लगने वाली फोर्स से हमें करंट पता चल गया। तो अगर इधर नीचे तो डेफिनेटली उस साइड पे क्या होगा? करंट ऊपर होगा। अब हम आ जाते हैं कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स की तरफ, क्योंकि जब करंट कहीं पे आता है तो कंडक्टर में भी फोर्स लगाता है वो, चाहे वो करंट इंड्यूस है या बैटरी का करंट है। तो ये इंड्यूस करंट भी इस कंडक्टर पे फोर्स लगवाएगा। तो हमने इसको कैसे रोटेट करवाया था? ऐसे, ये रोटेशन थी ऐसे, ये जो ब्लैक एरो है, यानी कि ये वाली साइड अंदर जा रही थी और ये वाली साइड बाहर आ रही थी। ठीक हो गया? तो हमारे पास जब ये करंट इंड्यूस हो गया तो वो क्या करेगा? इजी वे में समझा देता हूं, पहले मैं ओरिजिनल भी बता देता हूं। तो अब इस कंडक्टर में करंट सपोज अपवर्ड है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट अपवर्ड, तो फोर्स किधर बन रही है? अंदर की तरफ। इधर के लिहाज से
मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट डाउनवर्ड, क्योंकि जब आपने फोर्स कंडक्टर पे बतानी तो आप थंब करंट की तरफ करते हैं, तो फोर्स इज आउटवर्ड। अगर आपको रूल्स नहीं समझ आ रहे तो बड़ा इजी अप्रोच है इसको समझाने का, कि अगर आपकी रोटेशन इस तरफ है ना, तो इंड्यूस करंट ने रोटेशन इस तरफ लानी है, उसके ऑपोजिट हमेशा, कंफर्म बात है। जब उसने ऐसे रोटेशन लानी तो आप ऐसे रोटेशन कब लाओगे, जब ये साइड बाहर आएगी और ये साइड अंदर जाएगी। इट इज वेरी मच सिंपल। अगर आप रोटेशन यूं देते, अगर रोटेशन आप यूं देते इस अंदाज से, तो जो इंड्यूस करंट रोटेशन लाएगा वो इसके ऑपोजिट लाएगा, लाइक दिस। तो उसके लिहाज से फिर आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि किस साइड को आउटवर्ड आना चाहिए या किसको इनवर्ड जाना चाहिए। तो ये लेंसेज लॉ की एप्लीकेशन की है एक्चुअली। सर ये समझ नहीं आ रहा, ये जो आपने सेकंड में बनाया है, इसमें जो हम टर्ग इनपुट है वो डिक्रीज कर रहा है, तो लेंस लॉ उसको इंक्रीज करेगा, तो सेम डायरेक्शन में नहीं मूव करेंगे। एक मिनट है, हमने कब कहा कि ये डिक्रीज कर रहा है? तो सर आपने दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन कह दिया ना, तो किसी में तो डिक्रीज करेगा। नहीं, ऐसे नहीं है। अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ अभी हमने इसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं एक्चुअली ना, इसकी ओमेगा को हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, जो हमने ओमेगा दी है। तो जब ओमेगा इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्लक्स में चेंज बढ़ रहा है। पहले स्लो था, थोड़ा चेंज आया, फिर तेज तेज कर रहे हैं तो चेंज ज्यादा आता जा रहा है, ठीक है। तो ओमेगा बढ़ाने से चेंज इन फ्लक्स क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो लेंसेज लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस करंट का फ्लक्स होगा या फील्ड होगा वो उसको अपोज करेगा। अभी अपोज करेगा रिपेल करके। वो कैसे? अगर हमारी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है तो उसकी दूसरे की रोटेशन क्या बन जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं ये कहता ना कि मैं इसको स्लो डाउन कर रहा हूं, जो कि बड़ा टेक्निकल मुश्किल हो रहा था, अगर मैं इसको स्लो डाउन कर रहा होता तो चेंज इन फ्लक्स भी क्या हो रहा था, वो भी मेनली एक्चुअली क्या होता है, वो फ्लक्स अच्छा इन आइदर केस। अच्छा ये एक स्पेशल केस है जिसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर मैं स्पीड को कम करूं तो चेंज इन फ्लक्स तो फिर भी सेम ही होगा उसी तरह, तो वो फ्लक्स डिक्रीज होने की तरफ आएगा तो फिर सेम हमारे पास। बेटा शोर नहीं करें। एक वो ओमेगा जो हमने दिया और एक वो ओमेगा जो प्रोड्यूस हुई है, जिसको हम काउंटर टार्क कहते हैं। लेकिन जब ओमेगा कम हो रही है तो फिर काउंटर टार्क नहीं होती, फिर वो सपोर्टिंग टार्क हो जाती है, उसी डायरेक्शन में आ जाती है। तो इस टाइम पे ये भी चले मेंशन करना थोड़ा जरूरी था कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है हमारे पास इस कॉइल की, वो इस टाइम बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी इंड्यूस करंट की वजह से वो उसके काउंटर या ऑपोजिट होगी। और अगर एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही होती इस कॉइल की तो फिर उसकी जो टॉर्क है वो काउंटर ना होती, उसी की डायरेक्शन में होती। जी बेटा। सर मतलब क्वेश्चन में बताया, क्वेश्चन में मुझे मेंशन करना चाहिए था द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब हम इफ हाँ यहाँ डायरेक्शन से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सर। इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, मुझे ये सर अगर लाइन ठीक है, अब ठीक है। सर अक्सर क्वेश्चन में नहीं मेंशन होता कि सर अक्सर क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन होता कि करंट इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज, तो सर हम फिर क्या सपोज करेंगे कि वो इंक्रीज ही कर रहे हैं? अब देखिए मैंने कल जब आपको पढ़ाया ना लेंसेज लॉ, तो मैंने हर केस में इंक्रीज का भी बताया और डिक्रीज का भी बताया, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास मेंशन किया तो जाता है, लेकिन अगर नहीं मेंशन किया जाता तो आप इंक्रीज का ही कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है। डिक्रीज एक रिवर्स है, वो एक एक्सेप्शन होती है। अगर स्टेटमेंट में क्योंकि सर अक्सर क्वेश्चन था उनमें ऐसे नहीं वो जी सर, फिर वो ऑपोजिशन वाला ही कॉन्सेप्ट लगा रहे थे, फिर अपोजिशन वाला ऑप्शन, ठीक है जी। और बेटा कोई क्वेश्चन? चले मैं आगे नहीं पढ़ाता, फिर आपके क्वेश्चन ले लेते हैं। और सर आपने इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों कहा? हाँ उसकी वजह ये है कि हमारे ज़हनों में अक्सर आता है कि सर ये हमने तो सिर्फ कॉइल को रोटेट किया तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे हो गया, एनर्जी क्या खुद क्रिएट हो गई है? तो वो मैंने समझाया, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वो फिर कौन सी फॉर्म किस में कन्वर्ट हुई है? हमने कॉइल को जब रोटेशन दी थी तो दैट वाज एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी जो हमने दी थी उसको, तो उससे वो एक्चुअली करंट बना है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी खुद ब खुद क्रिएट हो गई है, एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। सर एक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है और एक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, तो मतलब करंट के फ्लो करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो उनको हम क्यों नहीं देखते यहाँ पे? मतलब रूल में उसको क्यों नहीं करते? वो है ये जो फोर्सेस यहाँ पे शो हो रही है ना, ये ना एक्चुअली देखो, एक वो फोर्स है जो हमने इसको रोटेट कराया, वो फोर्स क्या थी, जब इसको रोटेट यूं करवाया तो इस साइड पे फोर्स अंदर की तरफ जा रही है और इस साइड पे फोर्स बाहर, ऐसे ही है ना, तब ये रोटेट करेगा। ये है अप्लाइड फोर्स। अच्छा अब इस अप्लाइड फोर्स की वजह से चार्जेस की मूवमेंट भी हुई, तो चार्जेस की वजह से करंट प्रोड्यूस हो गए। ओके अब ये जो करंट प्रोड्यूस हुए ये भी अपनी यहाँ पे फील्ड्स बनाते हैं ऐसे ऐसे,
वो फिर डायग्राम इतनी कॉम्प्लेक्स हो जानी थी, वो आपको समझ नहीं आना था। तो ये जो सर्कुलर फील्ड बना है वो और जो हमारी अप्लाइड फील्ड है ये इंटरेक्ट करते हैं एक्चुअली, तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली इस साइड पे फोर्स बाहर बन जाती है और इस साइड पे फोर्स अंदर की तरफ बनती है। तो हमने उसको इजी वे में समझने के लिए रूल्स का सहारा ले लिया, तो बन रही है इन करंट की फील्ड्स भी, तो उसी की वजह से तो ये फोर्स बन रही है। तो हम सब उसको डायरेक्ट राइट हैंड रूल या पाम रूल से अप्लाई कर लेते हैं कि इस साइड पे करंट अपवर्ड है, फील्ड उस तरफ है, तो फोर्स इनवर्ड बनेगी इन दोनों का रिजल्टेंट, और इस तरफ क्या बनेगी, वो फोर्स आउटवर्ड बनेगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, दोनों फील्ड्स बनती हैं। और सर मुझे काउंटर टॉर्क वाला पार्ट नहीं समझ आया। बड़ा आसान सा पॉइंट है। जी सर। हमने अगर कॉइल को रोटेशन दी है क्लॉकवाइज, एंगुलर स्पीड बढ़ भी रही है साथ साथ, तो रोटेशन हमारी कॉज बनी ना फ्लक्स का चेंज का और ईएमएफ प्रोड्यूस करने का। अगर हम रोटेशन ना करते क्या फ्लक्स चेंज होता, क्या ईएमएफ होता इंड्यूस? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कॉज है इस केस में, कॉज इस टाइम पे क्या है, कॉज इज द रोटेशन। अगर हम रोटेशन ना देते कभी ईएमएफ इंड्यूस ना होती। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ने या इंड्यूस करंट ने हमारी कॉज को अपोज करना, कॉज क्या थी, रोटेशन। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज थी तो उसकी जो कॉज के बाद जो इफेक्ट आएगा उसका, वो उसका क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट आएगा, कॉमन सी बात। जब हमने रोटेशन ऐसे दी है तो वो इफेक्ट ऐसा आना चाहिए, इसे क्या कहते हैं, काउंटर टॉर्क। और अगर ऐसी रोटेशन आनी है तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाना चाहिए कि आपकी इस साइड पे फोर्स क्या होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए, और इस साइड पे फोर्स इनवर्ड होनी चाहिए। दैट्स द कांसेप्ट, इजी है। ठीक है सर, एसी मोटर एंड डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग यूज होते हैं या स्लिप रिंग? स्प्लिट रिंग बेटा, डीसी मोटर में और डीसी जनरेटर दोनों में ही स्प्लिट रिंग होते हैं। एक ही रिंग के दो टुकड़े होते हैं किए हुए। ये एक रिंग है ऐसे, उसी के दरमियान से दो टुकड़े कर दिए होते हैं, और इसको हम कम्यूटेटर भी कह देते होते हैं। इसका काम क्या होता है, पूरी लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स होने से बचाना, डायरेक्शन ऑफ करंट को सेम रखना, इसलिए वो डीसी बनता है। एसी मोटर में भी यही है? हाँ जी, मोटर और जनरेटर, मोटर और डीसी जो है ना हमारे पास जनरेटर, उसकी कंस्ट्रक्शन सेम होती है, बस फर्क ये होता है मोटर में हम पहले करंट देते हैं बैटरी के थ्रू, और फिर हमें कॉइल की रोटेशन मिलती है उसके थ्रू, यानी कि इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और आउटपुट में मैकेनिकल। ये हो गया मोटर में। जनरेटर में यही है, पहले आपने रोटेशन देनी है मैकेनिकल, बाद में आपको करंट मिलना है यानी कि इलेक्ट्रिकल। कंस्ट्रक्शन में फर्क नहीं होता डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में। ठीक है बेटा? सर मोटर में भी जो प्रिंसिपल होता है वो फैराडेज लॉ होता है? नहीं, उसका प्रिंसिपल टॉर्क होता है, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल, जिसका फॉर्मूला होता है NIBA cos अल्फा। ठीक है बेटा? ओके सर। मोटर का प्रिंसिपल है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल, जिसका फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू NIBA cos अल्फा। ठीक है बेटा? आई होप सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल से हम ट्रांसफार्मर स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। कल से मुराद है मंडे से इंशाल्लाह। ठीक है ना सर? मंडे को 1 बजे 11 बजे क्लास है ना आपकी? नहीं, मंडे को फ्राइडे थोड़ी है, वो तो फ्राइडे को शायद होगा, लेकिन शायद ये 12 बजे, हाँ 12 बजे ही है। ठीक है, सही कह रहे हो, मंडे से 12 बजे है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू।